हाँ भाई बच्चों, देखना जरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है। क्योंकि भाई आज लॉगिन करने में ना आंधी तूफान आ गया। बड़ी मुश्किल में लॉगिन हुई है आज। पता नहीं क्या दिक्कत थी। हाँ, आज लेक्चर लॉगिन करने में बहुत दिक्कत हुई। 15 मिनट से लगाओ तब जाके लॉगिन हो पाया है। सबको ऑडियो और वीडियो क्लियर है? सबको ऑडियो और वीडियो क्लियर है? यस। सेशन के 5 मिनट या 10 मिनट पहले ही लॉगिन हो पाता है, उससे पहले नहीं। एक्चुअल में जैसे लॉगिन हो गया, अब लॉगिन होने के बाद सेशन के अंदर जाना होता है। तो सेशन के अंदर जाने में वो पता नहीं क्या दिखा रहा था कि आप अंदर जा ही नहीं सकते हो, वो कुछ एरर दिखा रहा था। तो पहले तो मैं चेक करता रहा, नहीं मिल पाया, नहीं हो पाया। तो फिर मैंने पूरा कंप्यूटर शट डाउन किया। अब पूरा कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद फिर मैंने सारी चीजें शुरू से की, तब जाके लॉगिन हुआ है। तब जाके लॉगिन हुआ है। तो भाई आज का कार्यक्रम तो आप सबको पता ही है। आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का एंड करेंगे। तो आज का पूरा बात बता देता हूं। देखो, सबसे पहले हम पढ़ाएंगे क्या, बैटरी पढ़ाने में लगेंगे हम लोगों को 30 मिनट या इससे भी कम टाइम। फिर होगा टीएसडी टेस्ट पूरे चैप्टर का। इसमें हम लोग करेंगे 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन। तो सब लोग 25 से 30 टेस्ट के लिए स्टार्ट हो जाए। अब इनामी प्रोग्राम है, तो देखो यदि मैं 25 टेस्ट करता हूं तो जिसके 20 से 22 के बीच में सही है या 21 से, जिनके 21 से 25 के बीच में सही है, उन सबको मिलेंगे 11 रुपए। और जिनके 18 से 20 सही है, उन सबको मिलेंगे 5 रुपए। और जिन बच्चों के 15 से कम सही है, 15 से कम क्वेश्चन सही है, वो सब 5 रुपए मुझे देंगे। ये है आज का शेड्यूल। वो सारे बच्चे 5 रुपए मुझे देंगे। समझ गए? ठीक है। 21 से 25 जिनके सही है उनको 11 रुपए मिलेंगे। 18 से 20 सही है जिनके 5 रुपए। और 15 से कम जिनको सही है वो सब 5 रुपए मुझे देंगे। तो अब हम लोग चर्चा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज टीएसडी बाद में होगा। पहले हम लोग बैटरी पढ़ाएंगे, उसके बाद टीएसडी होगा। क्यों? क्योंकि टीएसडी 20 क्वेश्चनों का है। टीएसडी 20 क्वेश्चनों का है। तो आज हम लोग पहले बैटरी पढ़ाते हैं, ठीक है? इसके बाद टीएसडी चालू करेंगे। क्लियर है सबको? सबको बातें क्लियर है? चलो तो फिर एक बार काम स्टार्ट करें। हाँ चलिए, सबसे पहली हेडिंग बैटरी। क्या कोई बच्चा बता सकता है कि बैटरी होता क्या है? व्हाट इज बैटरी? बैटरी किसे कहते हैं? बैटरी किसे कहते हैं? आप लोग फिजिक्स के बच्चे हो तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कि बैटरी क्या होता है। तो बैटरी क्या होता है बताइए सब लोग। बैटरी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, छोटे छोटे सेल को हमें जोड़ना होता है। अब मुझे बताओ कि पैरेलल सेल को जब पैरेलल जोड़ा जाएगा तब वोल्टेज एडिटिव होता है, कि सेल को जब सीरीज में जोड़ा जाएगा तब वोल्टेज एडिटिव होता है। कल हमने बहुत सारे सेल को सीरीज में जोड़ा था तो वहां पे चार्ज क्या था, इक्वल था, मगर वोल्टेज क्या होता है, एडिटिव होता है। जब सेल को पैरेलल जोड़ोगे तो वोल्टेज इक्वल रहेगा, चार्ज एडिटिव होगा। तो हमें क्या है, वोल्टेज बढ़ाना है। क्यों? कोई भी इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज से चलता है। आप जाते हो ना तो आप कहते हो 6 वोल्ट की बैटरी दो,
12 वोल्ट की बैटरी दो, 24 वोल्ट की बैटरी दो, तो वोल्टेज की वजह से इंस्ट्रूमेंट चलता है। तो हमें वोल्टेज बढ़ाना है, और यदि वोल्टेज बढ़ाना है तो हमें सेल को किस में ऐड करना चाहिए? सीरीज में ऐड करना चाहिए। तो हमें सेल को किस में अरेंज करना चाहिए? सीरीज में ऐड करना चाहिए। तो बैटरी क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल अरेंज इन ए सीरीज। बैटरी जो है सेल का वो कॉम्बिनेशन है जिसमें सारे सेल सीरीज में अरेंज होते हैं। और हम इनको सीरीज में क्यों अरेंज करते हैं, पैरेलल क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें वोल्टेज बढ़ाना है, और वोल्टेज सीरीज में ऐड होने से बढ़ता है, पैरेलल में ऐड होने से नहीं। पैरेलल में ऐड होने से तो चार्ज बढ़ता है। तो क्या है ये है बैटरी। क्या होती है बच्चों? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। क्या है ये? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल which is arranged in series. Arranged in series. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है जो सीरीज में अरेंज है। अब सीरीज में अरेंज होने से होता क्या है? सीरीज में अरेंज होने से वोल्टेज इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि सीरीज में वोल्टेज क्या है? एडिटिव प्रॉपर्टी है। सीरीज में वोल्टेज कैसा है? एडिटिव प्रॉपर्टी है। इसको ऐड किया जा सकता है, तो हम इससे वोल्टेज बढ़ाते हैं। और चार्ज कैसा होता है सीरीज में? सेम। चार्ज कैसा होता है? सेम। क्यू की वैल्यू सेम रहती है, और वोल्टेज जो है वो ऐड होता चला जाता है। वोल्टेज जो है वो ऐड होता चला जाता है, जिससे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, जिससे हम वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। तो बैटरी क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ ए सेल अरेंज इन ए सीरीज। ठीक, बात समझ गए? अच्छा, अब बैटरी दो तरह की होती है, गौर सुनिए। टाइप ऑफ बैटरी। टाइप ऑफ बैटरी। बैटरी हमारे पास बच्चों दो तरह की होती है। एक बैटरी को क्या बोला जाता है, जरा देखो टाइप ऑफ बैटरी में। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी। अब प्राइमरी बैटरी क्या होती है? और एक का नाम रखा जाता है सेकेंडरी बैटरी। और सेकेंडरी बैटरी क्या होती है, बता सकता है कोई बच्चा कि प्राइमरी बैटरी किसे बोलोगे, सेकेंडरी बैटरी किसे बोलोगे? देखो आपको बताता हूं कि प्राइमरी बैटरी हम किसको बोलते हैं, सेकेंडरी बैटरी किसको बोलते हैं। जैसे मेरे माइक के सेल है, ये माइक के सेल रिचार्जेबल है, मैं इनको डेली रिचार्ज करता हूं और इसमें लगा देता हूं, डेली रिचार्ज करता हूं। माइक के सेल हमारे क्या है? रिचार्जेबल है। ये देखो, इससे रिचार्ज करता हूं, है ना। मतलब इनको आप ये डिस्चार्ज होते हैं, फिर मैं इनको रीयूज कर लेता हूं, डिस्चार्ज होते हैं फिर इनको रीयूज कर लेता हूं, है ना। अब मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल की बैटरी भी आप चार्जर से चार्ज कर लेते हो, मगर ये देखो वॉच, क्या इसके सेल को आपने रिचार्ज किया कभी? क्या इसके सेल को आपने कभी रिचार्ज किया? नहीं। तो बैटरी दो तरह की है, एक जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते हो और एक जिनको रिचार्ज कर सकते हो, है ना। एक जिनको रिचार्ज नहीं कर सकते हो और एक जिनको रिचार्ज कर सकते हो। तो हम लोगों ने क्या किया है, उनके यूज के बेसिस पे बैटरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक मिनट रुकना जरा, कमेंट हिल गए, कमेंट दिख नहीं रहे। हाँ अब सही है। तो हमने क्या किया, इनके यूज के बेसिस पे बैटरी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऐसी बैटरी जो रिचार्जेबल है उनको सेकेंडरी बैटरी कहते हैं। ऐसी बैटरी जो रिचार्जेबल नहीं है, जैसे वॉच का सेल रिचार्जेबल नहीं है, तो ये जो होते हैं ये कैसी बैटरी है? अनरिचार्जेबल बैटरी है। अनरिचार्जेबल, ये अनरिचार्जेबल बैटरी है, मतलब इनको रीयूज नहीं कर सकते हो, नॉट रीयूज।
इनको हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ क्या करती हैं, एक काम करती हैं, क्या, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं, बस, वाइस वर्सा नहीं है। ये केमिकल एनर्जी को बस इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे हमारा वॉच का सेल, पुराने जमाने के कैमरे के सेल, पुराने जमाने की बैटरी, टॉर्च के सेल, बच्चों की जो रिमोट कार आती है उनके सेल, आपकी घड़ी का सेल जो वॉल वॉच होता है, वॉल वॉच का सेल कहां रिचार्जेबल होता है ना। ये सब प्राइमरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी क्या है, सेकेंडरी बैटरी हमारी रिचार्जेबल है। जिस बैटरी को आप रिचार्ज कर सकते हो उसको सेकेंडरी बैटरी कहते हैं, और जिसको रिचार्ज नहीं कर सकते हो उसको प्राइमरी बैटरी कहते हैं। इसको रीयूज कर सकते हो, क्यों, क्योंकि रिचार्ज हो जाएगा। इसमें दोनों काम होते हैं, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, एंड वाइस वर्सा, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट है। जब मैं यूज कर रहा हूं, जैसे अभी मैं मोबाइल को यूज कर रहा हूं, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। मैं माइक से पढ़ा रहा हूं तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जब मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूंगा, ये देखो, जब मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूंगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही होगी। तो ये दोनों तरह का काम करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, कब, जब ये यूज हो रहा होता है, और जब चार्ज हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहा होता है। जब ये चार्ज हो रहा होता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर रहा होता है, जैसे ये फिर से परफॉर्म कर सके। आपका मोबाइल क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेता है, फिर 6-7 घंटे 8 घंटे आपका मोबाइल चलता है, फिर डिस्चार्ज हो जाता है, तो फिर आप लगा देते हो चार्जिंग पे, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर करते हो। ठीक है, अच्छा, तो ये प्राइमरी बैटरी है, ये सेकेंडरी बैटरी। तो बैटरी क्या है, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल विच इज अरेंज इन ए सीरीज। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज बढ़ाना होता है। दो तरह की बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी अनरिचार्जेबल है, मतलब यूज एंड थ्रू। सेकेंडरी बैटरी उनको बोलते हैं जो रिचार्जेबल होती है। अब हमें पढ़ना है इनके एग्जाम्पल। तो देखो इनके एग्जाम्पल कैसे पढ़ने हैं मैं आपको बताता हूं। देखो बच्चों, अब ये खिसक के उधर नहीं जाएगा। अब सबसे पहला एग्जाम्पल प्राइमरी बैटरी का ये है, लेक्लांचे सेल। ये देखो, किसी बैटरी में आपको कितनी बातें याद रखनी है ये बताता हूं। किसी बैटरी में आपको कितनी बातें याद रखनी है ये सारी बातें बताता हूं। देखो ये सेल आप लोग देखिए, और फिर इसके बारे में डिटेल देता हूं अच्छे से। ओके, कोई नहीं। देखो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बैटरी में सबसे पहले हमारे पास है क्या, लेक्लांचे सेल। क्या होता है, कैसा होता है मैं बताता हूं। थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं, आप लोगों को दिख तो रहा है ना, यस। अच्छा देखो, प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल, प्राइमरी बैटरी के एग्जाम्पल में जो हम सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिखाने जा रहे हैं वो क्या है, वो है हमारा लेक्लांचे सेल। देखो प्राइमरी बैटरी अकर्स ओनली, कहीं लिखा होगा कि सेल का नाम क्या है, टिक 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 टिक, बताओ बेटा कहां है, टक टक, ये लिखा है, एज नोन एज लेक्लांचे सेल आफ्टर दिस डिस्कवरी, आफ्टर दिस डिस्कवरी। अब ये क्या होता है, कैसे काम करता है मैं बताता हूं। अब हमारे पेपर में क्या आएगा, हमें क्या याद रखना होगा, सबसे पहले उसमें एनोड कौन है,
कैथोड कौन है, सेल रिएक्शन क्या है, कितना वोल्टेज जनरेट करता है। तो देखो जो लेक्लांचे सेल है वो क्या करता है, सबसे पहले इसमें एनोड का काम कौन करेगा, ठीक है। तो एनोड का काम कौन करेगा मैं बताता हूं। देखिए ये जो आप ये देख रहे हो, ये बाहर की लेयर, ये जो बाहर की लेयर है ये जिंक से बनी हुई है, ये वाली लेयर जो है वो जिंक से बनी हुई है, जिंक से, ये जिंक की लेयर है ये, और यही काम करती है एनोड का, यही काम किसका करती है, एनोड का, बाहर की लेयर। मैं 1 मिनट आपको दिखाता हूं। देखो आप लोगों ने पढ़ पढ़ के ना सेल की हालत खराब कर दी है। ये आप लोगों को सेल दिख रहा है, ये सेल दिख रहा है, ये जो बाहर की लेयर है ना ये जिंक की बनी है, ये यही वाला सेल है, बैटरी वाला सेल। मैं आपको 1 मिनट दूसरा सेल दिखाता हूं, है ना। एक्चुअल में बैकअप भी रखना पड़ता है कि कभी कभी मान लो सारे सेल खत्म हो जाएं तो ये अनरिचार्जेबल सेल है, तो आपको दिक्कत ना आए। तो अनरिचार्जेबल सेल आपको दिखाता हूं। अरे ये बैटरी सही है, ये देखो मस्त बैटरी, ये मैं एक्सपेरिमेंट के लिए लाया था इलेक्ट्रोलिसिस के लिए। ये जो बैटरी है ये, ठीक है, इस बैटरी की ये लेयर है, ये लेयर ऊपर वाली, लाइट कम है, लाइट कम नहीं है एक्चुअल में, ये व्हाइट बैकग्राउंड आता है ना तो लाइट कम दिखती है, जब वो व्हाइट बैकग्राउंड आता है तो लाइट कम दिखती है। रुक जाओ मैं आपको लाइट बढ़ाता हुआ दिखाता हूं, अभी देखना आपको लाइट बढ़ी हुई दिखेगी। अब देखो लाइट बढ़ी हुई दिख रही है, अब देखो मैं गोरा दिख रहा हूं, एकदम चमक रहा हूं, चमचम चमचम है, अब गोरा दिख रहा हूं ना, तो लाइट की दिक्कत नहीं है। तो ये जो अपर लेयर है, आउटर लेयर, ये जो लेयर है ये हमारी क्या है, ये हमारी जिंक की बनी होती है, ये हमारी किसकी बनी है, जिंक की, ये हमारी जिंक की बनी है जो काम करती है एनोड का। अब इसके बीच में लगी होती है ये रॉड, कार्बन रॉड, जो काम करती है कैथोड का। ये देखो इसके बीच में लगी होती है कार्बन रॉड जो काम करती है कैथोड का, ये देखिए ये। तो एनोड कौन है, एनोड है जिंक रॉड या जिंक लेयर, और कैथोड कौन है, कैथोड है ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड, कार्बन रॉड का मतलब ग्रेफाइट रॉड, ये कैथोड का काम करती है। अब इसके बीच का जो इलाका देख रहे हो, ये वाला इलाका जो देख रहे हो आप, देखिए ये जो इलाका आप देख रहे हो, ये वाला बीच वाला, ये इसमें भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट, ये जो इलाका देख रहे हो ना इसमें भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है इसमें, तो इलेक्ट्रोलाइट बच्चों कौन सा भरा होता है वो बताता हूं, MnO2 प्लस NH4Cl का पेस्ट, NMnO2 और NH4Cl का पेस्ट, ये होता है एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ये देखो ये लिखा है, पढ़ो, देखो स्पेस बिटवीन द इलेक्ट्रोड इज फिल्ड बाय ए मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जिंक क्लोराइड ZnO2 एंड इलेक्ट्रोड रिएक्शन आर कपल। ठीक है, जिंक क्लोराइड के साथ MnO2 भी होता है, इन्होंने MnO2 नहीं लिखा है मगर होता है, ठीक है, वही तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो MnO2 का पेस्ट भी होता है। अब बात आती है सेल रिएक्शन क्या होती है, तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो जो एनोड होता है वहां पे होता है ऑक्सीडेशन, तो Zn जो है वो Zn आयन में कन्वर्ट होता है, ऐसे Zn आयन में कन्वर्ट होता है, और ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए किसमें होगा, एनोड में। अब कैथोड में रिडक्शन होता है, तो ये जो MnO2 का पेस्ट है, क्यों, क्योंकि ग्रेफाइट की रॉड इनर्ट इलेक्ट्रोड है, मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बस ये करता है इलेक्ट्रॉन लो इलेक्ट्रॉन दो, इलेक्ट्रॉन लो इलेक्ट्रॉन दो, बस, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, खुद मारा पीटी नहीं करेगा, डंडा लो डंडा दो,
खुद मारा पीटी नहीं करता है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये कैसा है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इनर्ट इलेक्ट्रोड होने की वजह से ये खुद मारा पीटी नहीं करता है, ये खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो रिएक्शन कौन करेगा? तो जो MnO2 का आपने पेस्ट बनाया है, तो जो MnO2 का पेस्ट है वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और कन्वर्ट हो जाता है MnOOH में प्लस अमोनिया। अब यहां पर आप देखो अच्छे से, तो ये देखो, ये +4 है और ये +3 है और ये काम हुआ। तो जहां पर रिडक्शन होगा वो कैथोड हो गया। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो सेल वोल्टेज आएगा। तो सेल वोल्टेज कितना आता है? जब ये सेल बना तो इसने वोल्टेज कितना जनरेट किया? ये वोल्टेज जनरेट करता है अराउंड 1.5 वोल्ट। कहीं लिखा होगा, ये देखिए, द सेल हैज ए पोटेंशियल ऑफ नियरली 1.5 वोल्ट। ये जो सेल वोल्टेज जनरेट करता है वो होता है 1.5 वोल्ट। अब आप गौर से समझो, हमें भी किसी भी बैटरी में क्या क्या बातें याद रखनी है, यदि मान लो क्वेश्चन आए तो हम कर पाए। पहला, वो किस सेल का एग्जांपल है, प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है कि सेकेंडरी बैटरी का एग्जांपल है? तो लेक्लांचे सेल किसका एग्जांपल है? प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है। पहला पॉइंट। इसमें एनोड कौन है? जिंक रॉड। कैथोड कौन है? ग्रेफाइट रेयर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट क्या भरा है? ये। सेल रिएक्शन क्या है? ये। और कितना वोल्टेज जनरेट हो रहा है? ये। बस इतनी बातें हमें याद रखनी है, इतनी बातें हमें याद रखनी होती हैं किसी भी बैटरी में। अब बात आती है, क्या ये वोल्टेज समय के साथ साथ डिक्रीज करेगा? तो हां, वोल्टेज कांस्टेंट नहीं होता है, टाइम के साथ साथ ये पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। E cell decreases during use of cell। आप सेल को यूज करते जाओगे, इसका पोटेंशियल कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो आपका सेल देखो धीरे धीरे खराब होता चला जाता है ना। अब जैसे ये वाले सेल काम नहीं करते हैं, ये सेल काम नहीं करते, देखो इनकी धज्जियां उड़ा दी हैं मैंने, पढ़ा के ये सेल काम नहीं करते अब। तो क्या होता है, जैसे जैसे सेल यूज होगा सेल का पोटेंशियल डिक्रीज करता चला जाएगा, सेल का पोटेंशियल डिक्रीज करता चला जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए। प्राइमरी बैटरी का पहला एग्जांपल कौन है? लेक्लांचे सेल है। इसमें क्या होता है? ठीक है, ये जो आउटर लेयर देख रहे हो ये जिंक होता है जो एनोड का काम करता है। बीच वाली जो रॉड है वो ग्रेफाइट की रॉड होती है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होती है जो कैथोड का काम करता है। इसके बीच में MnO2 NH4Cl ZnCl2 का पेस्ट भरा होता है। एनोड पे क्या होता है? जिंक प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। कैथोड पे क्या होता है? क्योंकि ग्रेफाइट रॉड इनर्ट इलेक्ट्रोड है इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का रिडक्शन होता है, MnO2 कन्वर्ट हो जाता है MnOOH में। कितना वोल्टेज जनरेट करता है ये एक सेल? 1.3 वोल्टेज जनरेट करता है। अब मान लो मेरे माइक को 3 वोल्ट चाहिए, मेरे माइक को अच्छे से फंक्शन करने के लिए 3 वोल्टेज चाहिए, तो ऐसे हम कितने सेल सीरीज में लगा देंगे? 2। ऐसे हम कितने सेल सीरीज में लगा देंगे? 2। ये देखो 2 सेल सीरीज में लगे, 2 सेल सीरीज में लगे है, देख लो। क्यों? सीरीज में लगाने से वोल्टेज क्या हो जाता है? एडिटिव हो जाता है। सीरीज में लगाने से वोल्टेज कैसा हो जाता है? एडिटिव हो जाता है। इस वजह से हम क्या करेंगे? 2 सेल सीरीज में लगा देंगे। तो हमें इतनी बातें याद रखनी है। अब देखो सेकंड एग्जांपल, इसका सेकंड एग्जांपल देखो सेकंड एग्जांपल क्या है, जरा गौर से समझो कि हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है ना।
सेकंड एग्जांपल सब लोग फोकस करें कि हमारा सेकंड एग्जांपल क्या है। ये आई थिंक हाइलाइटर है, नहीं यार हाइलाइटर कौन सा होता है, ये होता है। सेकंड एग्जांपल है बटन सेल। सेकंड एग्जांपल क्या है हमारा, बटन सेल, ये बटन सेल। अब बटन सेल क्या है, प्राइमरी बैटरी है। बटन सेल वो सेल है जो घड़ी में लगाए जाते हैं। घड़ी किधर गई, वॉच किधर है, ये बटन सेल वे सेल है जो वॉच में लगाए जाते हैं, इसके पीछे लगा होता है, वो बटन सेल बोले जाते हैं। क्या हुआ बेटा, अली कह रहा है इससे अच्छा रिकॉर्डेड लेक्चर रहता है, क्या हो गया बताओ, कोई डाउट है? हाँ अली बताओ क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? हे भाई ये बहुत मारा जाएगा जो कह रहा है पॉजिटिव निगेटिव टर्मिनल बताइए। अरे भाई ये गैल्वेनिक सेल है, तो जब गैल्वेनिक सेल है तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन होगा, कैथोड, और निगेटिव टर्मिनल कौन होगा, एनोड। जब गैल्वेनिक सेल है तो पॉजिटिव टर्मिनल कौन होगा, कैथोड, और निगेटिव टर्मिनल कौन होगा, एनोड। और बताओ, और किसी कोई डाउट? सर लिख लिख नहीं पाते हैं तेज, अच्छा ठीक है भाई, आज तो स्लाइड को धीरे धीरे बदल देंगे। और बताओ, अली की सुन ली यार, लैक्लांचे साइंटिस्ट का नाम है, हाँ लैक्लांचे साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है गौतम तुम्हारी बात भी देख लेंगे। और बताइए, हाँ सेल की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, हाँ सेल की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी से सेल पढ़ सकते हो, वैसे इसीलिए मैं एनसीईआरटी की कटिंग लाया हूं, ये एनसीईआरटी की ही कटिंग है ना, ये एनसीईआरटी की कटिंग है। कहां से क्या पढ़ना चाहिए वो मैं खुद पढ़ा देता हूं, एनसीईआरटी की कटिंग है। और किसी कोई डाउट? चालू करें, पूछते रहो, मैं बताता रहूंगा, है ना। मगर हर बार मैं कमेंट क्यों इसलिए नहीं देखता कि यार पढ़ाना भी होता है और फिर रिदम ब्रेक हो जाता है, और कोई बात नहीं। अब जरा देखो यार, ये क्या है, प्राइमरी बैटरी है, प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है बटन सेल। अब बटन सेल में क्या क्या होता है जरा गौर से देखिएगा, क्यों, क्योंकि सेल की खास बात क्या है। देखो ये वाला पोर्शन एनोड का काम कर रहा है, और जो एनोड का काम करता है वो क्या है, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का मतलब होता है जेडन एचजी। एचजी का पेस्ट होता है, क्योंकि एचजी लिक्विड है, एचजी का पेस्ट होता है, उसमें जिंक धसा हुआ होता है, एचजी का पेस्ट होता है उसमें जिंक धसा हुआ होता है, उसको पढ़ते हैं जिंक अमलगम, जो काम करता है एनोड का। और ये जो अपर देखो, सॉरी ये जो जिंक है, और ये जो देख रहे हो ब्लू कलर का, ये कैथोड है, ये हमारा कैथोड है। और ये सॉलिड, ये क्या है, ये सॉलिड एच, ओहो हो, एक मिनट रुकना बच्चों, ये सॉलिड HgO होता है, ये सॉलिड HgO होता है। ये देखो, ये जो ब्लू कलर वाला पोर्शन है ये सॉलिड HgO है, ये जिंक है, सॉरी ये अमलगम है, और ये जिंक है, जिंक अमलगम पूरा बोला जाता है ZnHg। अब सेल कैसे काम करता है, ZnHg प्लस HgO मिलके बनाते हैं ZnO प्लस Hg। अब इसमें आप गौर से देखिए, Zn की यहां क्या है 0, यहां क्या है +2, इसकी यहां पे क्या है +2, और यहां पे क्या है 0। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये काम कर रहा है एनोड का। इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन, ये काम कर रहा है कैथोड का। और सेल रिएक्शन ये है। अब सेल रिएक्शन कितना वोल्टेज जनरेट करेगी? सर सब कुछ अंदर से दिख रहा है, तो दिखने तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत आ रही है? अच्छा देखो, तो ZnHg प्लस HgO गिव्स ZnO प्लस Hg। इसमें से जिंक अमलगम एनोड का काम करेगा, जिंक अमलगम एनोड का, कैथोड का काम कौन करेगा, HgO सॉलिड।
जिंक अमलगम कन्वर्ट होगा जिंक ऑक्साइड में, HgO कन्वर्ट होगा Hg में। ये सेल रिएक्शन है। अब ये सेल रिएक्शन वोल्टेज कितना जनरेट करती है? तो बच्चों ये सेल रिएक्शन वोल्टेज जनरेट करती है 1.35। कितना वोल्टेज जनरेट कर रही है? 1.35। अच्छा, इस वोल्टेज की खास बात है, ये वोल्टेज एक कांस्टेंट वोल्टेज होता है, ये टाइम के साथ डिक्रीज नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि देखो सेल, ई सेल में कुछ आएगा ही नहीं, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। तो जब आप ई सेल वाली इक्वेशन बनाओगे, जब आप ई सेल वाली इक्वेशन बनाओगे तो इसका जो लॉग होगा, लॉग क्यूसी, क्यूसी में आप कुछ लिखोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि सारे के सारे सॉलिड है या लिक्विड है। ये देखो, तो जो ई सेल होगा ई सेल स्टैंडर्ड के बराबर आ जाएगा, और जब ई सेल स्टैंडर्ड के बराबर आ जाएगा तो ई सेल क्या है? ई सेल स्टैंडर्ड क्या होता है? कांस्टेंट। तो ई सेल भी कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्वेशंट रेशियो लिखोगे या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखोगे तो उसमें कुछ आएगा ही नहीं, उसकी वैल्यू 1 आएगी। क्यों 1 आएगी? क्योंकि ना तो प्रोडक्ट में कोई गैस है या इक्वस सोल्यूशन है, ना रिएक्टेंट में कोई गैस है या इक्वस सोल्यूशन है ना। तो इस वजह से ये हमारा सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये गैस, ये लिक्विड है, प्योर लिक्विड। तो इक्विलिब्रियम में कोई लिखा ही नहीं जाएगा। इसकी वजह से सेल पोटेंशियल 1.35 कांस्टेंट रहेगा, remaining constant during its life as the overall reaction does not involve any ion in solution whose concentration can change during its life। तो पूरी लाइफ क्या होगा? सेल का पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। इसी वजह से आपकी घड़ी डायरेक्ट बंद होती है। आप इस घड़ी को देखो, ये डायरेक्ट बंद है। मैं पहनता था, अब 2 दिन मैंने देखा यार कि यार ये तो बंद चल रही है। कल मैं पहनने बैठा तो मैंने देखा बंद है। देखो बंद है, डायरेक्ट बंद हुई है। ऐसा नहीं कि सुस्त पड़ गई है जैसे बैटरी। हाँ, इसका कोई बैकअप कम नहीं होता है, डायरेक्ट बंद होता है। जैसे हमारे इसकी माइक की बैटरी है, मान लो एक पेयर ऑफ सेल से कंटिन्यूअस मैं 3 घंटे क्लास ले पाता था। जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा एक पेयर ऑफ सेल से वो टाइम कम होता जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे कि पीछे में क्या होता था कि क्लास में बैटरी खत्म हो जाती थी क्योंकि वो सेल पुराने हो गए थे। तो अब मैं नए सेल लाया, तो प्राइमरी बैटरी में जो पिछला सेल पड़ा है, लैग्रांज सेल, उसका वोल्टेज टाइम के साथ गिरता जाएगा, परफॉर्मेंस गिरता चला जाएगा। मगर जो बटन सेल होते हैं इनका वोल्टेज गिरता नहीं है, जिसकी वजह से आपकी घड़ी सुस्त नहीं होती है, सीधा बंद होगा, सीधा सेल खराब हो जाएगा, सीधा सेल खराब हो जाएगा। तो अब इसमें क्या क्या याद रखना है? देखो, एनोड कौन है? जिंक अमलगम। रिएक्शन क्या हुई? ये। कैथोड कौन है? HgO, जो ये है। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? हाँ, इलेक्ट्रोलाइट देखो नहीं बताया, इलेक्ट्रोलाइट है इक्वस KOH। KOH है हमारा इलेक्ट्रोलाइट, KOH। इसका वोल्टेज 1.35 वोल्ट, ड्यूरिंग यूज्ड कांस्टेंट रहेगा। ये देखो, है ना। इसका इलेक्ट्रोलाइट कौन है? KOH। तो बटन सेल भी प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है, और इसका वोल्टेज कांस्टेंट क्यों होगा? रजनी बेटा, इसका वोल्टेज इसलिए कांस्टेंट होगा क्योंकि इसके वोल्टेज की वैल्यू ई सेल के बराबर होगी। इसका वोल्टेज इसलिए कांस्टेंट होगा क्योंकि इसके वोल्टेज की वैल्यू ई सेल के बराबर है, और ई सेल स्टैंडर्ड कांस्टेंट होता है। इसके वोल्टेज की वैल्यू किसके बराबर है? ई सेल स्टैंडर्ड, और ई सेल स्टैंडर्ड कांस्टेंट होता है। और बराबर क्यों है? क्योंकि क्वेशंट रेशियो की वैल्यू 1 है। क्योंकि क्वेशंट रेशियो की वैल्यू कितनी है? 1। क्योंकि क्वेशंट रेशियो की वैल्यू 1 है। ना तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में कुछ लिखना है, ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में कुछ लिखना है, उनके कंसंट्रेशन यूनिट है। तो वोल्टेज की वैल्यू ई सेल स्टैंडर्ड के बराबर है, और किसी का भी ई सेल स्टैंडर्ड कांस्टेंट होता है। इस वजह से ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी ड्यूरिंग द प्रोसेस। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है
एग्जाम्पल के फॉर्म में, वो है बच्चों सेकेंडरी बैटरी। वो क्या है? सेकेंडरी बैटरी। सेकेंडरी बैटरी का एग्जाम्पल हमें करना है। अब सेकेंडरी बैटरी हमारे पास क्या होती है, कैसी होती है, ये समझाता हूं। ये देखो, ये है सेकेंडरी बैटरी। अब देखो सेकेंडरी बैटरी के बारे में मैं आपको सारी डिटेल देता हूं, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा कि सेकेंडरी बैटरी क्या है। आप लोगों ने बाइक में स्कूटी, अपनी बाइक स्कूटी देखी है? उसमें ब्लैक कलर की बैटरी होगी, छोटी सी, है ना, और लेड की प्लेटें लगी होती है। हो सकता है अब जो उसका कवर है ना, वो वाइट आने लगा है या कलर आने लगा है, वाइट, ग्रीन, ठीक है, येलो। पहले ब्लैक आता था, हम लोग के टाइम पे सिर्फ ब्लैक आता था। चाहे वो बाइक की बैटरी हो, स्कूटी की बैटरी हो, घर के इन्वर्टर की बैटरी हो, है ना, ये सब कैसी होती थी? ब्लैक कलर की होती थी। घर के इन्वर्टर की बैटरी भी ब्लैक कलर की होती थी। अब देखो सेकेंडरी बैटरी क्या है? ये रिचार्जेबल है, मतलब इसको रीयूज कर पाओगे। तो हमारे पास एग्जांपल है लेड स्टोरेज बैटरी। इस लेड स्टोरेज बैटरी की इफिशियंसी बहुत कम होती है, तो अब यूज नहीं की जाती है, अब के समय में यूज नहीं की जाती है। ये यूज की जाती थी 2000 के टाइम पे, 90s के टाइम पे, हमारे टाइम पे। अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैटरी आने लगी है, लिथियम आयरन की बैटरी, है ना। तो लिथियम आयरन की बैटरी आने लगी जिनकी पावर और इफिशियंसी बहुत ज्यादा है। जैसे आपका इन्वर्टर अब क्या है, 3-4 साल चल जाता है, चल जाता है कि नहीं? मगर आज से 20 साल पहले इन्वर्टर की लाइफ सिर्फ 1 ही साल रहती थी, बस, ज्यादा नहीं रहती थी, सिर्फ 1 साल 1.5 साल, इससे ज्यादा रहती नहीं थी। डायग्राम कैसे बनाएं? डायग्राम आप मत बनाइए, सिर्फ एनसीईआरटी से देख लीजिए, कोई डायग्राम पर क्वेश्चन नहीं आएगा। लैग्रांज सेल को चार्ज नहीं कर सकते मुन्ना, वो प्राइमरी बैटरी का एग्जांपल है, मार खाओगे। प्राइमरी बैटरी अनरिचार्जेबल बैटरी हैं, उनमें से किसी को भी रिचार्ज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो लेड स्टोरेज बैटरी कैसी होती है, उसके बारे में बताता हूं, है ना, उसके बारे में बताता हूं। एक्चुअली ये प्लेट टाइप की होती है, प्लेट, चाय हटाओ, जैसे ये प्लेट है ना, ऐसी प्लेट टाइप की है। एक प्लेट होती है ठोस लेड की, आप प्लेट बना लो, रॉड बना लो, देखो उसके शेप और साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप प्लेट बना लो, रॉड बना लो, चाहे जैसी बना लो। तो जो सॉलिड रॉड होती है, किसकी? लेड की, उसको बोलते हैं एनोड। एनोड जो होता है वो सॉलिड रॉड होती है, सॉलिड प्लेट होती है, बिल्कुल सॉलिड, ऐसे, बिल्कुल ऐसे। इसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। लेड जैसे ये एकदम सॉलिड है, तो इसको क्या बोलेंगे? एनोड बोलेंगे, सॉलिड रॉड, पीबी। तो जो सॉलिड रॉड होती है, जैसे यहां सॉलिड ब्लू कलर से दिखाई गई है, तो जो सॉलिड रॉड होती है या सॉलिड प्लेट होती है लेड की, उसको एनोड बोलते हैं। अच्छा, अब कैथोड किसको बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं क्या, कुछ इस तरह का। हाँ, पेन किधर है, मैं आपको दिखाता हूं यार। आज जो है ना, आपके चक्कर में मेरी डोर का सारा सामान बाहर आ जा रहा है ना। पेन, कॉपी, ये देखो, एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे ये देखो पेन है, ये पेन। अब देखो ये पेन जो है खोखला होता है, ये देखो खोखला है। तो जो कैथोड होता है उसमें हालो रेड की रॉड बनाई जाती है, हालो लेड की रॉड। जैसे ये जो है ना प्लास्टिक का बना है, ऐसे लेड का बना दिया जाएगा, मगर वो अंदर से हालो होगा। और ये हालो वाले पोर्शन में PbO2 का पेस्ट भर दिया जाता है। ये जो हालो वाला पोर्शन है, इसमें PbO2 का पेस्ट भर दिया जाता है। जैसे इसमें रिफिल डाल रहे हो, तो रिफिल की जगह वहां पे क्या होता है? PbO2 का पेस्ट, PbO2 का पेस्ट भर दिया जाता है। तो क्या होता है, जो कैथोड वाली रॉड होती है वो हालो होती है, तो उस रॉड के अंदर PbO2 का पेस्ट भर देते हैं। ये वाली रॉड काम करती है कैथोड का,
और जो सॉलिड रॉड है वो काम करती है एनोड का। ठीक, अब देखो रिएक्शन, तो रिएक्शन से पहले मैं बताता हूं इलेक्ट्रोलाइट कहां है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिया क्या, ये दिया है। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है 38% W/W H2SO4 का सोल्यूशन होता है। 38% W/W, ये पूरा याद रखना, ये मत याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 होता है, पूरी वैल्यू। इलेक्ट्रोलाइट जो होता है 38% W/W H2SO4 का सोल्यूशन होता है। अब ये काम कैसे करता है, लेड है एनोड, तो एनोड है तो देखो PbSO4 बना लेता है 0 से +2, ये एनोड हो गया। कैथोड में क्या क्या होता है, PbO2 जो होता है वो PbSO4 बनाता है +4 से +2। तो देखो दोनों का प्रोडक्ट सेम है, एनोड का प्रोडक्ट भी PbSO4 है, कैथोड का प्रोडक्ट भी PbSO4 है। ये Pb से PbSO4 जाता है, ये PbO2 से PbSO4 जाता है। अब जब सेल काम करता है, जब सेल काम करता है तो काम करने पर क्या होता है, वोल्टेज जनरेट करता है। ये जनरेट करता है 2 वोल्ट अप्रोक्सीमेट। ये कितना वोल्टेज जनरेट करता है, 2 वोल्ट, 2.04 वोल्ट ड्यूरिंग यूज, 2.04 वोल्ट यूज करता है। ये देखो कहीं दिया होगा, इसमें भी दिया होगा, देखो 38% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट, है ना, यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट। ये एनोड रिएक्शन है, Pb से PbSO4, ये कैथोड रिएक्शन है PbO2, मतलब PbO2 से PbSO4। अब इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये सेल रिएक्शन है, इन दोनों को जोड़ दिया तो ये सेल रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन है। ये देखो Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 2 PbSO4 प्लस वाटर, दोनों को जोड़ दिया। कितना वोल्टेज जनरेट करते हैं, ये भी कहीं लिखा होगा, ये भी कहीं लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो मैंने लिख ही दिया है, नहीं लिखा है। तो कितना वोल्टेज जनरेट करते हैं, 2 वोल्ट। अब जरा गौर से देखना, जो नॉर्मल वर्कर होते हैं ना, जैसे आप कहीं स्कूटी बनवाने जाओ तो वो कहते हैं 6 प्लेट की बैटरी दे दें। 6 प्लेट का मतलब हुआ, एक प्लेट का मतलब होता है एक एनोड और एक कैथोड, मतलब एक सेल को वो एक प्लेट कहते हैं, एक सेल को वो क्या कहते हैं, एक प्लेट। जैसे 6 प्लेट की बैटरी का मतलब हुआ 12 वोल्ट की बैटरी, क्योंकि एक सेल कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है, 2। एक सेल कितना वोल्टेज जनरेट कर रहा है, 2। तो मान लो हमारी बाइक को 12 वोल्ट की बैटरी चाहिए, तो हमसे वो कहेंगे कि आपकी जो बैटरी है, वो वोल्ट वोल्ट नहीं बोलते हैं, आपकी बाइक में या आपकी स्कूटी में 6 प्लेट की बैटरी लगेगी, 4 प्लेट की बैटरी लगेगी। आपके घर का जो इन्वर्टर होता है वो 24 प्लेट का होता है, 12 प्लेट या 24 प्लेट। आपके घर का इन्वर्टर जो होता है वो 12 प्लेट या 24 प्लेट का होता है। 12 प्लेट का मतलब 24 वोल्ट का, और 24 प्लेट का मतलब 48 वोल्ट का। क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी का एक सेल कितना वोल्टेज जनरेट करता है बच्चों, 2 वोल्ट जनरेट करता है। लेड स्टोरेज बैटरी का एक सेल कितना वोल्टेज जनरेट करता है, 2 वोल्ट जनरेट करता है। तो यदि आपने 6 सेल को सीरीज में लगाया तो 12 वोल्ट, 12 सेल को सीरीज में लगाया तो 24 वोल्ट, है ना। अच्छा, ड्यूरिंग द प्रोसेस सेल वोल्टेज डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन यूज होता है, तो ड्यूरिंग द प्रोसेस सेल वोल्टेज डिक्रीज करता है। ध्यान रखना, आपका इन्वर्टर धीरे धीरे बैकअप कम करता चला जाता है ना, आपका इन्वर्टर, आपका मोबाइल, ठीक है, कैम, ये देखो माइक का सेल, इन सब का क्या है, पावर धीरे धीरे कम होता चला जाता है, बैकअप कम होता चला जाता है ना, क्योंकि ये वोल्टेज टाइम के साथ डिक्रीज करता है। अच्छा, अब गौर से समझो, लेड स्टोरेज बैटरी में, फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं जो हमें याद रखना है, लेड स्टोरेज बैटरी में एनोड कौन है, सॉलिड पीबी रॉड या सॉलिड पीबी प्लेट। कैथोड कौन है, PbO2 का पेस्ट, जब पीबी रॉड में भरते हैं, इसको ग्रिड रॉड बोलते हैं, ग्रिड, GIRID, ग्रिड रॉड। ग्रिड रॉड का मतलब है हालो पीबी की रॉड है, उसमें PbO2 का पेस्ट भरा है, वो कैथोड है। क्या होता है एनोड में, क्या होता है, PbSO4 में कन्वर्ट होता है। कैथोड में क्या होता है, PbO2 PbSO4 में कन्वर्ट होता है।
इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है 38% H2SO4, कितना वोल्टेज जनरेट करता है 2.04 वोल्ट जनरेट करता है, टाइम के साथ वोल्टेज डिक्रीज करता है। अब बात आती है कि जब सेल काम कर रहा होगा तब सेल रिएक्शन क्या होगी, तो गौर समझो। सपोज करो ये लेड स्टोरेज बैटरी है, अब ये काम कर रहा है, कहीं चार्जर लगा है, नहीं लगा है, तो इसका मतलब ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तब सेल रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन होगी पीबी प्लस पीबीओ2 गिव्स पीबीएसओ4 प्लस वाटर। अब जब आप इसको लगा दोगे चार्जिंग पे, अब मैंने देखो इसको चार्जिंग पे लगा दिया, तो जब मैं इसको चार्जिंग पे लगा दूंगा तब सेल रिएक्शन क्या होगी, ये देखो मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया, चार्ज होने लगा है, ये देखो। तो जब आप चार्जिंग पे लगा दोगे तब क्या होगा, तो सेल रिएक्शन पलट जाती है। आपको पता है फिजिक्स में पढ़ाया गया है कि जितना वोल्टेज, जितनी करंट बह रही है उससे ज्यादा अपोजिट करंट दे दो तो सर्किट उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगता है। मतलब जितना वोल्टेज वो जनरेट कर रहा है उससे ज्यादा वोल्टेज यदि उसको दे दोगे तो सर्किट उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगता है। तो जब हम चार्जिंग लगाते हैं तो ये वाली रिएक्शन क्या है, ये वाली रिएक्शन कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये वाली। मगर जब सेल रिचार्ज होता है, मतलब जब आप इसको रिचार्ज करते हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ते हो, तो इसकी अपोजिट रिएक्शन आएगी पीबीएसओ4 प्लस ये प्लस ये प्लस ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में स्टोर कर रहा है। ये चार्जिंग वाली रिएक्शन है। ये कैसी है, चार्जिंग वाली रिएक्शन। तो कभी कभी बच्चों को फंसाने के लिए वो ये पूछ देते हैं कि लेड स्टोरेज बैटरी की चार्जिंग वाली रिएक्शन कौन सी है। मतलब जब लेड स्टोरेज बैटरी चार्ज हो रही होगी, बच्चे झोंक में ये लिखाते हैं, ये तो वो रिएक्शन है जब सेल काम कर रहा होता है, मतलब केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब हम बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, चार्ज करने में सेल पलट जाता है। ये देखो, पहले ये प्रोडक्ट था, अब ये रिएक्टेंट है। तो ध्यान रखना कौन सी रिएक्शन वो पूछ रहा है, इसीलिए मैंने दोनों रिएक्शन लिखी है, इसीलिए मैंने दोनों रिएक्शन लिखी हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपको सिर्फ 5 से 7 पॉइंट याद रखने। कौन कौन से, एनोड कौन, पीबी रॉड सॉलिड, कैथोड कौन, पीबीओ2 का पेस्ट इन पीबी रॉड, ठीक है। एनोड में क्या होगा, पीबी से पीबीएसओ4, कैथोड में क्या होगा, पीबीओ2 से पीबीएसओ4। सेल कितना वोल्टेज जनरेट करेगा, 2.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट करेगा, टाइम के साथ इसका वोल्टेज डिक्रीज करेगा। जब सेल चार्जिंग कर रहा होगा तब रिएक्शन क्या होगी, पलट जाएगी, पीबीएसओ4 पीबी में कन्वर्ट हो रहा होगा, पीबीएसओ4 पीबीओ2 में कन्वर्ट हो रहा होगा, ये होगा। बस इतनी बातें याद रखनी, बस इतनी बातें याद रखनी। अब इसके बाद जरा देखो बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है ये बताते हैं कि भाई ये फ्यूल सेल क्या है और इससे क्या काम करते हैं। तो देखो फ्यूल सेल के बारे में मैं डिटेल देता हूं, है ना, मैं इसको रफ कर देता हूं, जैसे मैं फिर से लिखूंगा तो आपको अच्छा लगेगा, मैं फिर से लिखूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। देखो फ्यूल सेल क्या काम करता है। तो सबसे पहले फ्यूल सेल की डिफिनीशन बताता हूं कि फ्यूल सेल होते क्या है। फ्यूल सेल होते क्या, कोई बच्चे बता सकता है फ्यूल सेल क्या होते हैं, इनका क्या काम होता है, आप जल्दी से बताइए, तब तक मैं पानी की बोतल लेके आता हूं, है ना। फ्यूल सेल क्या होते हैं, क्या काम करते हैं।
बताओ भाई फ्यूल सेल क्या होते हैं? देखो फ्यूल सेल क्या है। फ्यूल सेल एक ऐसी डिवाइस है जिसका काम थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है। अभी तक जो बैटरी पढ़ रहे थे वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही थी। अभी तक जो बैटरी पढ़ रहे थे वो क्या कर रहे थे? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब फ्यूल सेल क्या करता है? थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब जब रिएक्शन होती है उससे जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन? फ्यूल सेल। फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल क्या है? एक डिवाइस है। सर फ्यूल सेल प्राइमरी सेल है या सेकेंडरी सेल है? तो देखो जो फ्यूल सेल होता है वो एक तरह का प्राइमरी सेल होता है। फ्यूल सेल एक तरह का प्राइमरी सेल है ना? अच्छा, अब फ्यूल सेल क्या है? इट इज ए डिवाइस विच इज कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फ्यूल सेल एक डिवाइस है जो थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। थर्मल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? जब कोई रिएक्शन हुई उससे जो डेल्टा एच बना, मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी को ये क्या कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा, हीट रिलीज किस में होती है? तो कंबशन में ऑलवेज हीट रिलीज होती है। तो फ्यूल सेल में कंबशन कराया जाता है। तो हम वो रिएक्शन लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो और बहुत कम अमाउंट में। हम क्या करते हैं? वो रिएक्शन लेते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एनर्जी निकले बहुत कम अमाउंट में। तो वो होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके जो वाटर बनाते हैं उसमें बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ड्यू टू फ्यूल सेल। तो अब इसके बारे में मैं बताता हूं ये सेल काम कैसे करता है। देखो बच्चों, इसमें 3 कंपार्टमेंट होते हैं। ये एक कंपार्टमेंट है जिसमें भरा होता है लिक्विड हाइड्रोजन। हम लिक्विड स्टेट में इसलिए लेते हैं कि ज्यादा भर सकते हैं। हम लिक्विड स्टेट में इसलिए लेते हैं कि ज्यादा भर सकते हैं, अमाउंट ज्यादा भर सकते हैं, तो इफिशियंसी ऑफ सेल बढ़ जाएगी। एक कंपार्टमेंट में लिक्विड हाइड्रोजन लेते हैं, दूसरे कंपार्टमेंट में लिक्विड ऑक्सीजन लेते हैं। और ये जो देख रहे हो ये एनोड, ये है ग्रेफाइट की रॉड। एनोड और कैथोड का काम करती हैं ग्रेफाइट की रॉड। ग्रेफाइट की रॉड, एक ये ग्रेफाइट की रॉड है, एक ये ग्रेफाइट की रॉड है। ये एनोड और कैथोड का काम करती है। ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है। अच्छा, बीच वाले कंपार्टमेंट में ये देखो, ये भरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है इक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH या NaOH। आप NaOH भर लीजिए या KOH भर लीजिए, इक्वस सॉल्यूशन, इक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaOH या KOH। अब क्या होता है? अब क्या होता है गौर समझिए। जब हाई प्रेशर पे आपने बगल वाले रूम में हाई प्रेशर पे हाइड्रोजन फिल है, इधर बगल वाले रूम में हाई प्रेशर पे ऑक्सीजन फिल है, और ये 2 रॉड लगी हैं ग्रेफाइट की जो एनोड और कैथोड का काम करेंगी, और इस वाले रूम में भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट NaOH। अब यहां पे एक छेद है, मैंने उसको खोला, यहां पे एक छेद है, मैंने उसको खोला। तो हाई प्रेशर पे आपने लिक्विड भर रखा है, और जैसे ही प्रेशर कम होगा तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे आपका DO काम करता है। DO हाई प्रेशर पे लिक्विड फॉर्म में परफ्यूम भर लिया जाता है, जैसे ही आप इस प्रेस करते हो तो वो गैस के फॉर्म में निकलता है। वो किस फॉर्म में निकलता है? गैस के फॉर्म में निकलता है। तो जैसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इधर पास की जाएंगे, जब वो दोनों इस कंपार्टमेंट में आएंगे तो वो आपस में रिएक्शन करेंगे ऐसे, H2 प्लस O2 2H2, 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से -2 रिडक्शन हो गया। ये देखो एक सेल बन गया। ये क्या है? 0 से -2 रिडक्शन हो गया और 0 से +1 ऑक्सीडेशन हो गया। अब इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई, क्यों? क्योंकि ये कंबशन है।
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कंबशन है। इसमें जो एनर्जी रिलीज हुई उसको सेल ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, उसको सेल ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। इसी को कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। और ये जो वाटर बना है ये डिस्टिल्ड वाटर होता है, मतलब इसमें आयन नहीं होते हैं, इस वाटर में आयन नहीं होता है। जैसे आपको पता है कि आपके पानी में मिनरल भी होते हैं, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, जो आपकी बॉडी को जरूरी है, मगर इस पानी में सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल होंगे, डिस्टिल्ड वाटर होगा ये, जो इस रिएक्शन में बनता है। और यही पानी साइंटिस्ट पीते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत अमाउंट में थर्मल एनर्जी रिलीज होती है और वो थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करती है, जिसकी वजह से स्यूं से रॉकेट ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से स्यूं से रॉकेट ऊपर चला जाता है। और इस प्रोसेस में जो वाटर बनता है, यही वाटर ऊपर जाके साइंटिस्ट पीते हैं। इसको डिस्टिल्ड वाटर को थोड़ा सा इनमें मिनरल मिला लेते हैं, मिनरल्स मिला लेते हैं और फिर इसको पीते हैं। यही वाटर जो इसमें बनता है, ये पीने लायक पानी नहीं है, क्योंकि इसमें किसी भी तरह के आयंस नहीं है, मिनरल नहीं है, तो ये पीने लायक पानी नहीं होता है। मगर साइंटिस्ट इसमें मिला के पीते हैं, इसमें मिनरल मिला लेते हैं और फिर पीते हैं। अच्छा, तो फ्यूल सेल क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन सी रिएक्शन होगी, समझ गए? सब लोग समझे फ्यूल सेल क्या है? फ्यूल सेल का काम होता है थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। हमारे सिलेबस में जो फ्यूल सेल है वो है हाइड्रोजन की बर्निंग, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके जो वाटर बना रहे हैं, इसका मतलब हाइड्रोजन बर्न हो रहा है, क्योंकि आपको पता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन इज नोन एज कंबशन। तो यदि कोई दूसरा फ्यूल सेल पढ़ोगे तो उसमें हो सकता है मेथेन को बर्न कराया जा रहा हो, प्रोपेन को बर्न कराया जा रहा हो, एलपीजी गैस को बर्न कराया जा रहा हो, मगर हमारे सिलेबस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसलिए हम सिर्फ इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बर्न करा रहे होते हैं। और इसमें जो अमाउंट में एनर्जी निकलती है थर्मल एनर्जी, उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हमें काम करती है। अब इसमें एनोड कौन है? ग्रेफाइट रॉड। कैथोड कौन है? ग्रेफाइट रॉड। इलेक्ट्रोलाइट कौन है? KOH। रिएक्शन क्या होगी? H2 प्लस O2 H2, है ना? होगा क्या? थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। अच्छा, अब इसके बाद देखो इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल। इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल का मतलब है फ्यूल सेल कितना अच्छा है, कितने परसेंट में आप थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, कितने परसेंट थर्मल एनर्जी को आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो, इसको कहते हैं इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की इफिशियंसी 70% होती है, मतलब 100 जूल थर्मल एनर्जी निकलेगी तो उसमें से 70 जूल थर्मल एनर्जी को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल की इफिशियंसी होती है 70%। अब निकाली कैसे जाती है? इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल निकाला जाता है डेल्टा H अपॉन डेल्टा G इंटू 100, डेल्टा H अपॉन डेल्टा G इंटू 100। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और डेल्टा G की वैल्यू डालोगे -NFE सेल इंटू 100, इससे निकल आती है इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल। क्या ये बात समझ पाए सब लोग? क्या ये बात समझ पाए सब लोग? अब लास्ट एंड फाइनल, कोरोजन क्या होता है? यस, फ्यूल सेल रिएक्शन, फ्यूल सेल रिएक्शन लिखी तो है यार बच्चे, तुम भी यार, ये देखो ये लिखी है फ्यूल सेल रिएक्शन, ये रिएक्शन है, यही सेल रिएक्शन है, यही सेल रिएक्शन है, यही सेल रिएक्शन है, फ्यूल सेल रिएक्शन। अब देखो कोरोजन क्या होता है, कोई बच्चा कोरोजन बताएगा? बच्चों से पूछो कोरोजन क्या होता है, कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। बच्चों से पूछो कोरोजन क्या होता है, बच्चे कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, एक बात बच्चा सही कह रहा है,
एक मिनट, ये फार्मूला उल्टा लिखा है, इस फार्मूले को चेंज करो। ये फार्मूला उल्टा लिखा है, डेल्टा जी ऊपर आएगा, डेल्टा एच नीचे आएगा, ये उल्टा लिख गया है। डेल्टा जी जो है ऊपर आएगा और ये नीचे आएगा। ये देखो, इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100 है, क्योंकि 100 से नीचे का परसेंटेज तब आएगा जब बड़ी वैल्यू नीचे रखो। तो इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल का फार्मूला ठीक कर लेना, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा जी नहीं होगा, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100 होगा। ठीक है, तो इसको ठीक कर लीजिए, इसको ठीक कर लीजिए सब लोग। तो एक बार देख लो फिर से, आप इसको नोट कर लो, आप इसको नोट कर लो, हाँ आप इसको नोट कर लो जल्दी से, आप इसको नोट कर लो जल्दी से, है ना। मैंने इसीलिए अच्छे से, मतलब डिटेल में भी आप पढ़ पाओ, इसीलिए एनसीईआरटी की कटिंग लगा रखी है। समरी में हमें क्या क्या याद रखना है वो मैंने बता दिया है, कि फ्यूल सेल की डिफिनीशन, फ्यूल सेल में एनोड कौन है, कैथोड कौन है, सेल रिएक्शन क्या होगी, इफिशियंसी क्या है, डिस्टिल वाटर क्या जो बनेगा उसका क्या करोगे। ये देखो, एनोड में क्या रिएक्शन होगी, कैथोड में क्या रिएक्शन होगी, ये देखो लिखी है, ये देखो, ये देखो ओवरऑल रिएक्शन, ये देखो ये सेल रिएक्शन है, वो मैंने भी लिख रखी है, ये देखिए, सब लोग नोट कर लीजिए। यार इस फार्मूले में कंफ्यूजन तो मुझे भी रहता है। जल्दी से नोट करिए। बेटा फार्मूला ठीक लिखा है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच ही होता है, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच ही होता है, ये फार्मूला ठीक लिखा है, इसी को याद रखना है। अब देखो कोरोजन क्या होता है, क्या कोई बच्चा कोरोजन बता सकता है कि यार कोरोजन होता क्या है। तो देखो कोरोजन क्या होता है, सबसे पहले मैं बताता हूं, आप उसको समझो, है ना। जैसे देखो ये एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, गौर सुनना, अरे विशाल बेटा, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच होगा इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल। हाँ, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच होगा। अर्जुन बेटा उसको चेंज कर लो, अर्जुन बेटा उसको चेंज कर लो, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच होगा। हाँ हाँ संकल्प मैंने बाद में बताया भी था, आप बाद वाली क्लास में देखोगे तो मैंने ये बात बता भी दी थी। अरे बेटा मैंने चेक कर दिया है, मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100 इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल का फार्मूला है, कोई भी बच्चा परेशान ना हो यही लिखे। हाँ ओल्ड नोट में पिछली वाली क्लास में गड़बड़ हो गया था, तो मैंने आगे की क्लास में बताया भी था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, क्योंकि मेरे को बच्चे ने बताया तो मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में ये बात बोली थी कि अपोजिट कर लेना, तो बहुत सारे बच्चों ने कर ली होगी, बहुत सारे बच्चे करना भूल गए होंगे, तो फिर से सुन लो। इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल का फार्मूला आप हमेशा लिखोगे डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100,
ठीक है, फिर से देख लो, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं, जैसे गलती ना रहे। इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल का फार्मूला ये लिखोगे, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा एच इंटू 100। ठीक है, ठीक है, फिर से ध्यान देखो, ये सही लिखा है, इसी को याद रखना है, ये सही लिखा है, इसी को याद रखना है। इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल में नीट में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मगर आ भी सकता है। इफिशियंसी ऑफ फ्यूल सेल में नीट में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, मगर आ भी सकता है, इसलिए फार्मूला याद रख लेना। अच्छा, अब बात आती है कोरोजन की। तो देखो कोरोजन होता क्या है, जैसे देखो ये कोई रॉड है, कोई मेटल है, अब एटमॉस्फेयर में पड़ा है, तो एटमॉस्फेयर में कोई भी मेटल अपने आप धीरे धीरे करके यदि ऑक्सीडाइज हो जाए, और ऑक्सीडाइज होके मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फेट ये बनाता है, तो इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। मतलब स्पॉन्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, spontaneous oxidation of metal in presence of atmosphere is known as corrosion। मतलब ये काम अपने आप हो रहा होगा, इसको आप नहीं करोगे, बस उसको सिचुएशन मिल जाए, अपने आप क्या होगा, मेटल जो है वो धीरे 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 एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करेगा, या तो मेटल कार्बोनेट बनाएगा, या मेटल सल्फेट बनाएगा, या मेटल ऑक्साइड बनाएगा। इसको कहा जाता है मिनरल कंपाउंड बनाना, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो जनरली कार्बोनेट, सल्फेट, ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड यही होते हैं। इसीलिए साइंस की लैंग्वेज में ऐसे कहा जाता है, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में मेटल ऑक्सीडाइज होके मिनरल कंपाउंड बनाता है। इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन। कोरोजन इज ए प्रोसेस मेटल एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में, और ये स्पॉन्टेनियस स्लो प्रोसेस है, मतलब अपने आप हो रहा होगा, मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट या मेटल सल्फेट बनाते हैं। इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। इन्हीं को कहा जाता है मिनरल कंपाउंड। शॉर्टकट में ये चीज ऐसे लिख दी जाती है कि मिनरल कंपाउंड बनाते हैं, मिनरल कंपाउंड बनाते हैं। इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आपके सिलेबस में है। इसका एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आपके सिलेबस में। इसका एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आपके सिलेबस में। बात समझ पाए? इसका एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो आपके सिलेबस में। मेटल टेंडेंसी टू रिएक्ट विद एयर स्लोली एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड या मेटल कार्बोनेट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। तो कोरोजन मैंने बता दिया। इसका एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन, जो हमारे सिलेबस में। अब ये किस तरह से काम करता है मैं बताता हूं। देखो ये किस तरह से काम करता है मैं बताता हूं, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान देंगे अच्छे से। मैं ये रफ कर देता हूं, जैसे मैं फिर से लिख के अच्छे से बता पाऊं। ये मैं रफ कर देता हूं। अब देखो बच्चों क्या होता है, जरा समझना। देखो ये एक आयरन प्लेट है। अब इस आयरन प्लेट में किसी जगह पे ये जो आयरन है, ये क्या करते हैं, आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन छोड़कर। ऐसे ये जो आयरन है आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन छोड़कर। पूरी प्लेट में कहीं पर भी ऐसा होगा कि कुछ आयरन इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे और आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लगातार प्लेट पर एयर के पार्टिकल कोलिजन कर रहे हैं। क्यों? एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर में एयर है, एयर के पार्टिकल कोलिजन कर रहे हैं। मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहा है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल कोलिजन कर रहा है। क्यों? एटमॉस्फेयर में क्या है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर्स है, मतलब वाटर मॉलिक्यूल है, सल्फर डाइऑक्साइड है, यही सब तो है। तो ये सब के सब क्या कर रहे हैं, रॉड पे कोलिजन कर रहे हैं। इस तरह की जो आयरन रॉड है उस पे कोलिजन कर रहे हैं, या आयरन प्लेट है उस पे कोलिजन कर रहे हैं। अब आयरन प्लेट में से कुछ आयरन ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में कन्वर्ट हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके आयन में कन्वर्ट हो गए।
अब जरा गौर सुनते जाइएगा, और लगातार ये कोलिजन हो रही है। तो जो आयरन में कन्वर्ट हुए वो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से, ये देखो जो Fe आयरन में कन्वर्ट हुए वो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर जाते हैं। वो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर जाते हैं। एटमॉस्फेयर में कौन है ऑक्सीजन। वो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके ये बना देते हैं FeO। वो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन करके क्या बना देते हैं FeO। और ये FeO फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है। ये FeO फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2O3 में। ये FeO फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe2O3 में। और ये जो Fe2O3 है इसके चारों ओर वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। इसको ही कहा जाता है रस्ट। और ये ब्राउन कलर का दिखता है, ये ब्राउन कलर का हमें दिखाई देता है। ये देखो ये है रस्ट। ये देखिए Fe2O3.XH2O with the further production of hydrogen ion। ये ब्राउन कलर का होता है, ये रस्ट होता है इस तरह से। ठीक है, पहले Fe2 पास टू में गया, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है एचायन से रिएक्शन करके वाटर बना रही है, वही वाटर रिएक्शन करके Fe2 पास टू बना रहा है। ये वाला ये Fe2 पास टू फर्दर ऑक्सीडाइज हो रहा है। देखो ये लिखा है द फेरस आयन आर फर्दर ऑक्सीडाइज बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म फेरिक आयन विच कम आउट एज ए रस्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन फेरिक हाइड्रोक्साइड। तो पहले ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करके Fe2O में कन्वर्ट करता है, फिर वो फर्दर एयर ऑक्सीडाइज करके इसमें ये करता है। ऑक्सीजन का मतलब क्या है एयर, एटमॉस्फेयर। ये हमारा एटमॉस्फेयर है ऐसे। फिर क्या होता है जो रस्ट बनता है ये ब्राउन कलर का होता है। ये क्या रेडिश ब्राउन कलर का होता है जो इस तरह से दिखता है। ये यहां पे बन गया, ये रस्ट बन गया, ये रस्ट बन गया। यहां पे ये बनाया गया है। अच्छा इन्होंने इधर बना रखा है, ये देखो बना दिया गया, ये इन्होंने रस्ट बना दिया ऐसे। इसको कहते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए एग्जांपल ऑफ कोरोजन, नॉट ए कोरोजन। कोरोजन का मतलब क्या है एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं या मिनरल कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। ये प्रोसेस स्लो होता है और स्पॉन्टेनियस होता है, मतलब अपने आप होगा और स्लो होगा। इसका एक एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। जब आयरन की रॉड पे एटमॉस्फेयर कोलिजन करता है तो Fe2 पास टू में कन्वर्ट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो Fe2O फर्दर ऑक्सीडाइज होके Fe2O3 बना लेता है जिसको हम रस्ट कहते हैं। उसको बोला जाता है Fe2O3.XH2O। ये ब्राउनिश कलर का हमारा पेस्ट होता है, सॉल्ट होता है जो रस्ट के फॉर्म में आपको दिख रहा होता है। इसी प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। इसकी रिएक्शन कौन सी है ये ध्यान रखना, कौन कौन किसमें किसमें कन्वर्ट होता है। रस्ट जो बनता है वो किसका होता है, उसका फार्मूला क्या है, ये हमारा है रस्टिंग ऑफ आयरन। अब बच्चों हमारा सारा का सारा बैटरी खत्म हो गया। अब हमारा सारा का सारा बैटरी खत्म हो गया है। अब बच्चे कहेंगे ये वाला पोर्शन कहां से पढ़ें, तो आप सबसे पहले पढ़ो नोट्स से। नोट्स के बाद यदि आपको टाइम मिलता है तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। नोट्स के बाद यदि आपको टाइम मिले तो आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। हाँ सर लिखने दो, लिखने दे रहे हैं। अब टेस्ट स्टार्ट करते हैं, लिख लो और फिर अब टेस्ट स्टार्ट करेंगे। लिख लो सारे बच्चे लिख लो। अभी हमारे पास पूरे आधे घंटे हैं, है ना, आधे घंटे हम लोग अब टेस्ट करेंगे।
मतलब क्वेश्चन करेंगे, लिख लीजिए। लिख लो, फिर क्वेश्चन करते हैं। आराम से लिख लो, आराम से, आराम से लिख लीजिए। देखो ये रिएक्शन है मीन, चलो लिख गया सबका, सबका लिख गया। पिछली स्लाइड, हाँ एग्जैक्ट 30 मिनट है। अब देखो 30 मिनट में सबको क्वेश्चन करने हैं। चलो आ जाओ, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइए। इस क्वेश्चन को सब लोग करें। हर क्वेश्चन के लिए आपको कुछ सेकंड दिए जाएंगे, टाइमर। तीस सेकंड। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए सोल्यूशन इज इतना, when placed in a cell the conductance is itna, the cell constant is, specific conductance of a solution is itna। अब देखो आपको कापा दिया है, आपको कापा दिया है, when placed in a cell the conductance is itna। अब इसमें यूनिट गलत लिखी है, यहां पे यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होनी चाहिए, क्योंकि स्पेसिफिक कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स होती है। और आपको सी दिया है, आपसे पूछ रहा है सेल कांस्टेंट बताओ, तो हम सबको पता है कापा इक्वल टू होता है सी इंटू सेल कांस्टेंट। कापा की वैल्यू आपने रख दी, सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपने रख दी, तो सेल कांस्टेंट हमारा निकल आया। अब सेल कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, कैलकुलेट करो सब लोग। देखो 0.5868 डिवाइडेड बाय 0.0268, ये वैल्यू निकल के आ रही है सेल कांस्टेंट की 13.31। किसका किसका सही है, 13.31, बी आंसर, यस 13.31। आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है, सी दिया है, सेल कांस्टेंट पूछ रहा है। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करिए। 1 mole of aluminum is deposited by x coulomb of electricity pass through aluminum nitrate solution. The number of mole of silver deposited by x coulomb of electricity from silver nitrate solution। बताइए क्या आएगा। 1 मोल सिल्वर डिपोजिट होता है जब x कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में। नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर डिपोजिट by x coulomb of electricity passed by the silver nitrate solution। बताओ क्या चार्ज सेम है, हाँ चार्ज सेम है, तो क्या होगा, ये एल्युमिनियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन था और ये सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है, दोनों में चार्ज सेम सप्लाई किया जा रहा है। यदि चार्ज सेम सप्लाई किया जाएगा तो क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। जितने ग्राम इक्विवेलेंट सिल्वर डिपॉजिट होगा उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट कौन डिपॉजिट होगा, एल्युमिनियम डिपॉजिट होगा। तो एल्युमिनियम का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, एन फैक्टर, एल्युमिनियम के ऊपर 3 प्लस है, एन फैक्टर इंटू मोल, एल्युमिनियम का मोल क्या है 1, इसका एन फैक्टर 1, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर 1 प्लस होता है, एन फैक्टर इंटू मोल, मोल हमें काउंट करने हैं, तो मोल की वैल्यू आ गई 3 मोल सिल्वर डिपॉजिट होगा
कल पढ़ाया था, यदि चार्ज सेम जा रहा है तो हर जगह के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होंगे। कल ये बात पढ़ाई थी, यदि सबको याद हो तो। ओए, अगला क्वेश्चन करिए, इस क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हाईएस्ट किसका होगा, बताओ भाई। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हाईएस्ट किसका होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इक्वल टू होता है कापा इंटू 10⁻³ अपॉन नॉर्मलिटी, और वहां सबकी दी है मोलरिटी, तो मोलरिटी को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? नॉर्मलिटी में। तो जिसकी नॉर्मलिटी ज्यादा होगी उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कम होगा, क्योंकि, है ना। तो आप चेक करो, देखो NaCl का n फैक्टर 1 होता है, तो जिसकी मोलरिटी ज्यादा उसी की नॉर्मलिटी ज्यादा, क्योंकि नॉर्मलिटी इक्वल टू होता है n फैक्टर इंटू मोलरिटी, और n फैक्टर की वैल्यू 1 है तो दोनों आपस में बराबर है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है? सबसे कम वैल्यू इसकी है, और वैल्यू कम है तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हाईएस्ट है। हाईएस्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछ रहा है, तो जितना कम कंसंट्रेशन उतना ज्यादा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, सिर्फ ये वेरिएबल है, सिर्फ ये वेरिएबल है। नेक्स्ट, इसको करो। For an electrolytic solution of 0.05 mole per liter, the conductivity has been found to be 0.01107 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखो मोलर कंडक्टिविटी आपको दी है, मोलर कंडक्टेंस पूछा जा रहा है, कंडक्टिविटी दी है, मोलर कंडक्टेंस पूछा जा रहा है, और ये दी है मोलरिटी। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ 0.05 मोल पर लीटर द कंडक्टिविटी हैव बीन फाउंड। तो भाई मोलर कंडक्टेंस इक्वल टू कितना होता है? कापा इंटू 1000 अपॉन m। कापा की वैल्यू दी है 0.0110, 1000 होता है, m की वैल्यू दी है 0.05। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करो, 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 जीरो बता दो, तो ये 11 हो गया। अब ये ऐसे आया, अब 11 को तुम 1100 लिख लो और ये 5 कर दो, है ना। अब 5 दूनी 10, फिर 5 दूनी 10, ये आ रहा है 220। कितना आ रहा है? 220। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। सही है। सभी बच्चों को जल्दी जल्दी करना है। हाँ, इसको करो। द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn, सिल्वर, कॉपर इज दिस रिस्पेक्टिवली। बताओ, 3 हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए, 3 हाफ सेल के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए। अच्छा, किसी ने कहा आपको कैसे पता चला ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है? आपको कैसे पता चला ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है? तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जब ना लिखा जाए तो हमेशा स्टैंडर्ड मानोगे, और हमेशा क्या मानोगे? रिडक्शन पोटेंशियल मानोगे। यदि वो नहीं लिखता है कि ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है, तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल मान के चलोगे। अब वो कह रहा है बताओ कौन कौन क्या क्या कर सकता है। तो देखो, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो कैथोड होगा। अब इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये, तो ये हमेशा कैथोड होगा, और कैथोड होगा तो हमेशा रिडक्शन होगा। ये कौन सा है? ये।
इसका मतलब सिल्वर में हमेशा रिडक्शन होगा। पहले ये देखो सिल्वर में हमेशा रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। सिल्वर कैन ऑक्सीडाइज Zn एंड कॉपर, यस, क्योंकि सिल्वर यदि इनको ऑक्सीडाइज करेगा तो सेल्फ पे क्या करेगा, रिडक्शन। तो भाई ये तो कैथोड है, तो इनको एनोड बना सकता है वो। सिल्वर के प्रेजेंस में क्या होगा, ये दोनों एनोड हो सकते हैं। तो ये बात सही लिखी है, सिल्वर कैन ऑक्सीडाइज Zn एंड कॉपर। क्यों, सिल्वर कैथोड है तो सेल्फ में रिडक्शन करेगा। तो सिल्वर जब कैथोड होगा तो ये दोनों एनोड हो सकते हैं, और ये दोनों एनोड होंगे तो सेल्फ में ऑक्सीडेशन ही तो करेंगे। तो Zn 2 पास 2 में जाएगा, कॉपर 2 पास 2 में जाएगा। सिल्वर कैन रिड्यूस, गलत। यदि सिल्वर रिड्यूस कर रहा है इसका मतलब सिल्वर क्या हो रहा है, एनोड। सिल्वर तो हमेशा कैथोड होगा। जिंक कैन रिड्यूस, गलत। जिंक के पास इतनी पावर ही नहीं है कि इसको रिड्यूस कर पाए। कैथोड हमेशा कौन होगा, सिल्वर। कैथोड हमेशा कौन होगा, सिल्वर होगा। सी भी बच्चे सही कर रहे हैं, जरा इसको देखें। जिंक कैन रिड्यूस Hg पास 2 एंड कॉपर 2 पास 2। ओके, इसको जरा चेक करते हैं। देखो यदि रिड्यूस करेगा तो सेल्फ में ऑक्सीडेशन करेगा, तो सिल्वर वाले केस में तो ठीक है, ये हमारा रिड्यूस हो गया इसमें, तो ये रिडक्शन हुआ। और जिंक हो गया सेल्फ में ऑक्सीडेशन। क्या ये सेल काम करेगा, चेक करो। तो ये आ रहा है, ये वाला सेल तो काम कर जाएगा। अब इसको देखो, जिंक यदि कॉपर को रिड्यूस करेगा तो ये भी सेल काम कर जाएगा। हाँ ये भी सही है, इसके दो आंसर सही हैं, इसके दो आंसर सही हैं, इसके ए और सी दो आंसर सही हैं, इसके बच्चों दो आंसर सही हैं। क्यों, जिंक सबसे ऊपर है तो नीचे वालों का रिडक्शन जिंक कर सकता है। ईसीएस सीरीज में जिंक सबसे ऊपर है, देखो ये, और जिंक सबसे ऊपर है तो नीचे वालों का रिडक्शन होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ये भी रिडक्शन कर सकता है, ये भी रिडक्शन कर सकता है जिंक की प्रेजेंस में, सही है। तो आंसर क्या है, ए और सी। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। इसका आंसर दो, सब लोग इसका आंसर दीजिए, सारे बच्चे इसका आंसर दें, दीजिए। एट इक्विलिब्रियम ई सेल स्टैंडर्ड इक्वल टू 0, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू 0, ई सेल इक्वल टू 0, डेल्टा जी इक्वल टू 0, बोथ आर करेक्ट, नन इज करेक्ट। बताओ, जब इक्विलिब्रियम आता है तो डेल्टा जी 0 होता है, और डेल्टा जी 0 होगा तो ई सेल 0 होगा, तो ये बी आंसर होगा। डेल्टा जी स्टैंडर्ड कुछ भी हो सकता है, 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है। हम लोगों को क्या पता है यार कि होगा या नहीं होगा, है कि नहीं। इसका आंसर बताइए। मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl, NaCl, सोडियम एसीटेट R 626, 426, 126, 91, है ना। द मोलर कंडक्टेंस ऑफ एस्टिक एसिड इज, अब आप बताओ, इन्फिनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस दिए हैं और हमें किसका निकालना है, एस्टिक एसिड का। कैसे निकालोगे, हमें क्या चाहिए, एसीटेट आयन चाहिए और H आयन चाहिए। एसीटेट आयन इसके पास है, H आयन इसके पास है, तो इन दोनों को तो जोड़ दो, इन दोनों को क्या करो, जोड़ दो, एस्टिक एसिड और H आयन। क्यों, हमें जिसका मोलर कंडक्टेंस चाहिए उसके पास क्या है,
एसीटेट आयन है और क्या है एच आयन। तो एसीटेट आयन यहां से आएंगे 91, एच आयन यहां से आएंगे 426। तो जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो देखो Cl आयन एक्स्ट्रा हो गया और Na आयन एक्स्ट्रा हो गया, इनको माइनस करना है तो इससे माइनस कर दो, Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl कट जाएगा, तो बीच वाले को माइनस कर दो। तो 126 माइनस कर दिया, 26 से 26 चले गए, ये बचा 300, तो ये 391 आ गया। 391 इज द राइट आंसर। यस, बहुत सही, बहुत सही बच्चों, सही निकाला है आप लोगों ने, वेरी गुड, सही निकाला है आप लोगों ने। देखो आप लोग जब इतनी जिद कर रहे हो तो मैं ये क्वेश्चन पूछ लेता हूं, आप लोग इतनी जिद कर रहे हो तो ये क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं। फॉर ए रिएक्शन ए सॉलिड प्लस बी आयन गिव्स ए आयन प्लस बी, केसी ऑफ द रिएक्शन इज फाउंड टू बी 10 की पावर 12। ई सेल स्टैंडर्ड इज, एक सेल है जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिया है, अब ई सेल स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है। बताओ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है, ई सेल स्टैंडर्ड पूछ रहा है। तो देखो यार, डेल्टा जी स्टैंडर्ड इक्वल टू होता है -2.3032 NRT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है -NF ई सेल। नहीं ये मत लगाओ, ये तो बड़ा हो जाएगा, आप डायरेक्ट रिलेशन लगा दो ना यार, ई सेल और इक्विलिब्रियम का डायरेक्ट रिलेशन हम लोगों को पता है, ये डायरेक्ट रिलेशन लगा दो। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हो रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 10 की पावर 12, 12 आगे आ गया, 12 का मतलब 6, log 10 की वैल्यू क्या होगी 10, log 10 की वैल्यू क्या होगी 1, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 का मल्टीप्लाई किया, 6 कम 6, 9 6 का 54 और 5 6 का 30, 30 और 5 35, 4 अंक बाद दशमलव, ये कहीं आंसर आ रहा है ए? यस यस यस, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, वेरी गुड बच्चों, गजब आंसर आप लोगों ने दिया है। इस वजह से आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया, ये करिए। फॉर द सेल Cu प्लस फॉर द सेल Cu2 प्लस C1 कंसंट्रेशन प्लस Zn सॉलिड, Zn2 प्लस C2 कंसंट्रेशन प्लस कॉपर सॉलिड, for the electrochemical cell the change in free energy at a given temperature is function of, change in free energy as a given temperature is function of, change in free energy का मतलब डेल्टा जी, चेंज इन फ्री एनर्जी का मतलब डेल्टा जी, किसका फंक्शन होगा? अच्छा किसका फंक्शन होगा बताओ भाई, क्वेश्चन को कुछ फंसाने की कोशिश की गई है, मतलब लैंग्वेज टफ बनाई गई है। चेंज इट गिव्स फ्री एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ, ओके 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 ओके, बताओ कैसे करोगे? देखो आपको मैं बताता हूं, आपको मैंने 2 फार्मूले कराया, आपको ये फार्मूला कराया था, अब ये पूछ रहा है, तो भाई डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी स्टैंडर्ड, अब इसकी वैल्यू लिखो, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट,
ये सॉलिड है, आएगा नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C2, ये सॉलिड है, आएगा नहीं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट C1। तो अब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है? डेल्टा G इज ए फंक्शन ऑफ, क्यों? ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, और ये कांस्टेंट है। कोई सेल होगा तो ये सारी चीजें कांस्टेंट होगी ना। डेल्टा G स्टैंडर्ड किसी भी सेल का कांस्टेंट होता है, क्यों? ई सेल कांस्टेंट है तो डेल्टा G स्टैंडर्ड कांस्टेंट है। आर वैसे ही कांस्टेंट है, और किसी सेल का बार बार टेम्परेचर थोड़ी होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे सेल काम कर रहा होगा। तो डेल्टा G की वैल्यू डिपेंड कर रही है ln C2 अपॉन C1 पे, ln C2 अपॉन C1 पे। बात समझ पाए सब लोग? बात समझ पाए इस क्वेश्चन की कि ये क्वेश्चन कैसे होगा? धमाकेदार क्वेश्चन है ये। इसको करो, आंसर बताओ सब लोग। सभी लोग इसका आंसर बताएं 1 सेकंड में। बताओ भाई, क्या आंसर आएगा? अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अब यदि रिएक्शन कैसी है? स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव, और डेल्टा G निगेटिव है तो ई सेल कैसा होगा? पॉजिटिव। भाई वो क्या कह रहा है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अकरिंग इन ए गैल्वेनिक सेल, तो डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव। सबसे पहली बात, ये जिसने भी क्वेश्चन के ऑप्शन लिखे हैं ना टाइपिंग में, अब सही है, अब करो। तो डेल्टा G की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो ये गलत है, डेल्टा G की वैल्यू निगेटिव और ई सेल की वैल्यू पॉजिटिव। ई सेल की वैल्यू निगेटिव है, डेल्टा G की वैल्यू पॉजिटिव है। अच्छा, इसमें भी रिलेशन है? ओके, 1 मिनट रुक जाओ। फिर हम लोगों को क्यू और इसका रिलेशन भी निकालना है, तो वो भी निकाल देते हैं। डेल्टा G, यदि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो क्वाइसेंट रेशियो और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या रिलेशन होता था? केमिकल इक्विलिब्रियम। यदि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्वाइसेंट रेशियो में क्या रिलेशन होता था? स्पॉन्टेनियस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन, स्पॉन्टेनियस का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो QC छोटा होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, है? मान लो कोई बच्चा भूल जाता है तो क्या उसको ये इक्वेशन याद है? यदि मान लो कोई बच्चा भूल जाए कि अरे यार सर हम तो भूले, हमें तो याद ही नहीं है, तो भाई आप ये इक्वेशन याद रखो, ये इक्वेशन। 1 मिनट, ये कहां से आई थी? टक 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 टक, हाँ शायद यही बनती है। तो यदि ये निगेटिव होगा तो ये लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा तो उल्टा लिखा है, उल्टा लिखा है, ऐसे आएगा। तो या तो भाई, या तो ये रिलेशन याद रखो, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा रखा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा रखा है, या फिर ये कंडीशन याद रखो, मैंने पढ़ा रखा QC छोटा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा है फॉरवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट छोटा है बैकवर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर है इक्विलिब्रियम। तो तीनों की इक्वेशन पूछ रहा है, तो क्वाइसेंट रेशियो कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। तो ये वाली इक्वेशन सही है। यहां पर देखो, ये तो ठीक है, ये ठीक है, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है, ये तीनों इक्वेशन सही है।
तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, टफ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी लग गया, थर्मोडायनेमिक्स भी लग गया और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी लग गया, मतलब 3 चैप्टर का नॉलेज इसमें यूज हो रहा है। ये क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है, 3 क्वेश्चन का नॉलेज इसमें यूज हो रहा है। अब आप समझ लो, इसको करिए। गिवन हाफ सेल दिए हैं, Ag+Ag, कॉपर प्लस कॉपर, कोबाल्ट प्लस कोबाल्ट, जिंक प्लस द मोस्ट रिएक्टिव मेटल विच डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। मोस्ट रिएक्टिव मेटल पूछ रहा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, देखो, द मोस्ट रिएक्टिव मेटल विच डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन, मतलब कोई मेटल किसी दूसरे मेटल को रिप्लेस कर रहा है उसके सॉल्ट से, ऐसे। तो इसका मतलब वो सेल्फ में क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन। तो यार ये क्या हमें सेलेक्ट क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। द मोस्ट रिएक्टिव मेटल विच डिस्प्लेस अदर मेटल फ्रॉम देयर सॉल्ट सोल्यूशन। तो जब वो दूसरे मेटल को रिप्लेस करेगा तो इसका मतलब सेल्फ में रिडक्शन कर देगा, सेल्फ में ऑक्सीडेशन कर देगा, और सेल्फ में जो ऑक्सीडेशन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट ई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, आरपी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। सबसे छोटा आरपी किसका है, सबसे छोटा आरपी है जेडन का, सबसे छोटा आरपी किसका है, जेडन का है ना। ये देखो निगेटिव में, तो आंसर इज जेडन। अच्छी लैंग्वेज थी, भाई ने अच्छी लैंग्वेज बनाई है। इसको करो, द ईएमएफ ऑफ ए डैनियल सेल एट 298 केल्विन इज E1, जब कंसंट्रेशन इतना है और ये इतना है। समझ गए, नीट 2017 का क्वेश्चन है, इसको मैंने ऐसे करके दे दिया है आपको। नीट 2017 का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि अभी पीछे ही तो कराया था, तो मुझे याद है। बस लैंग्वेज चेंज कर दी है और थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज कर दिया है। ध्यान है आप लोगों को, ध्यान है, लैंग्वेज चेंज कर दी है, कुछ ऑप्शन चेंज कर दिए। ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल एट 298 केल्विन इज E1, Zn SO4, है ना, जब इतना है। व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ Zn इज 1 and the copper sulfate is इतना, the EMF of is E2, what is the relation between E1 and E2। तो आपको पता है कि E इक्वल टू होता है E सेल स्टैंडर्ड -0.591 अपॉन n log कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन होगा, Zn आयन अपॉन कॉपर आयन। अब ये कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट है, तो E की वैल्यू जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। क्यों, माइनस लगा है, माइनस लगा है। E की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल है log Zn 2 पॉजिटिव अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव। अब पहले वाले में Zn की वैल्यू ये है, जब ये E1 है तो इस रेशियो की वैल्यू कितनी निकल रही है, ये, और जब ये E2 है तो इस रेशियो की वैल्यू कितनी निकल रही है, ये। तो इसका मतलब E1 के केस में छोटी वैल्यू है और ये वैल्यू छोटी है तो ये बड़ा है, तो इसका मतलब E1 इज ग्रेटर देन E2, E1 इज ग्रेटर देन E2। आंसर इज बी, आंसर इज बी, E1 इज ग्रेटर देन E2। देख लो आप, है। अच्छा, इसको बताइए, इसको बताइए।
अरे बातें नहीं करो, इसको बताओ। विच करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर ए सेल एट इक्विलिब्रियम, विच करेक्ट रिप्रेजेंटेशन फॉर ए सेल एट इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है, ई सेल की वैल्यू 0 होती है, और क्वेशंट रेशियो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है। ये सही लिखा है, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। क्यों? डेल्टा जी स्टैंडर्ड होगा, डेल्टा जी नहीं होगा, सिर्फ ए सही है। ऑल कौन लिख रहा है? मार खाएगा कोई? सिर्फ ए सही है। सिर्फ ए सही है। बताओ। फॉर द फॉलोइंग ई वैल्यू ऑफ हाफ सेल, what combination of two half cell would result in a cell with the largest potential? लार्जेस्ट पोटेंशियल के लिए हमें क्या करना होता है? कैथोड प्लस एनोड। एनोड कैसा होना चाहिए? लोवेस्ट आरपी वाला। एनोड कैसा होना चाहिए? लोवेस्ट आरपी वाला। कैथोड कैसा होना चाहिए? हाईएस्ट आरपी वाला। तो जरा देखो ऐसे कौन है, इनको जोड़ने पे मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा। तो हाईएस्ट आरपी वाला कौन है? हाईएस्ट आरपी शायद इसकी है, सेकंड। और लोवेस्ट आरपी वाला कौन है? फर्स्ट। इसकी वैल्यू -8 पॉइंट है। तो ऐसा कौन है? बोल लो। सेकंड और फर्स्ट का तो कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है। देखो लोवेस्ट, हाईएस्ट आरपी किसकी है? इसकी है। और लोएस्ट आरपी किसकी है? इसी की तो है, -8.24। इस डाटा के हिसाब से आंसर ये होना चाहिए। अब 2/3 आंसर ही मैच नहीं कर रहा है ना? हाँ 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 हाँ, अब देखो मैच कर रहा है। अब देखो बच्चों, अब देखो बच्चों मैच कर रहा है। अब चेक करो मैच कर रहा है। यस, जैसा डाटा दिया है उसके हिसाब से ये बनेगा, है ना? उसने थोड़ा सा डाटा ऑप्शन गलत लिख दिया, छापने में गलती कर दी है। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ठीक है? बाकी सारे क्वेश्चन मैं इसी पे छोड़ दूंगा, बाकी सारे क्वेश्चन में मैं सीट में छोड़ दूंगा, वो आप घर से करना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें। बताइए, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर द हाफ सेल रिएक्शन इज इतना, द ईएमएफ ऑफ सेल। तो ईएमएफ ऑफ सेल कैसे निकलता है? आपको पता है, आरपी वैल्यू ऑफ कैथोड माइनस आरपी वैल्यू ऑफ एनोड। कैथोड कौन होगा? जिसका हाईएस्ट हो, हाईएस्ट इसका है। एनोड कौन होगा? जिसका लोएस्ट हो, ये। अब जोड़ दो तो ये प्लस हो गया, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये पॉइंट आ गया प्लस का ये आ गया। ठीक है, कल से नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम क्या होगा? अच्छा, क्वेश्चन तो देख लो किसके किसके कितने सही हैं। कितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं। अब बताओ भाई 15 में से किसके कितने सही हैं? 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, बताइए 15 में से किसके कितने सही हैं? टोटल 15 क्वेश्चन किए हैं। यस,
जिनके 13 से लेके 15 तक सही है उनको 11 रुपए, जिनके 11 से लेके 15 तक मतलब 11 से लेके 13 तक सही है उनको 5 रुपए, और जिनके 11 से कम सही है उनके -5 रुपए। ठीक है, अपना अपना देख लो। अब बाकी जितने क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं इसमें, ये मैं पूरी पीपीटी भेज रहा हूं, इसको डिलीट नहीं करूंगा। ये सारे क्वेश्चन होमवर्क में आप कर लीजिएगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन है, टोटल स्लाइड है 53, ये लास्ट स्लाइड है। मतलब 20-25 क्वेश्चन अभी और है इसमें 20-25 क्वेश्चन और हैं, वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, कल से नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। कल से नया चैप्टर चालू होगा जिसका नाम होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, और फिजिकल केमिस्ट्री का इंड है। और जैसे ही फिजिकल केमिस्ट्री इंड होगी ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी और फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन होगा। फिजिकल केमिस्ट्री इंड होगी, ऑर्गेनिक स्टार्ट होगी, फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन होगा। कैसे रिवीजन करना है वो सारी डिटेल में दूंगा आपको। ठीक है, वो सारी डिटेल में दूंगा आपको। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आप लोग फिजिक्स की क्लास अटेंड करिए। अब सभी बच्चे फिजिक्स की क्लास अटेंड करें। बाय बाय। बाय।